वामपंथियों के अड्डे स्क्रॉल पर कॉमरेड अरुंधति रॉय का पॉडकास्ट आया है, जिसमें वो फूल ही नहीं समा रही हैं। कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के बाद इस पॉडकास्ट की लोकेशन भी जंतर मंतर ही रखी गई, जिससे अरुंधति रॉय की खुशी खुलकर सामने आए और वो बता सके कि कैसे फाइनली उन्हें वो दिन देखने को मिला जिसके लिए वो जीवन भर से प्रयास कर रही थी। देश तोड़ने की, आर्म फोर्सेस पर हमला होने की और पीएम का अपमान करने की। देखिए, उन्होंने पॉडकास्ट में बहुत सी बातें स्वीकार की। उन्होंने कहा कि जेनजी की भाषा उन्हें बहुत अच्छी लगी और वो भी अपने पिताजी को चूतिया बोल देती थी, तो ये करने में बड़ा अच्छा मजा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देखना उनके लिए बहुत सुकून देने वाला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में इस तरह का सीन देखेंगी। I swear I can die in peace now. I will die smiling. बताइए, दिल्ली के बीचों बीच खड़ी होकर कॉमरेड अरुंधति रॉय पुलिस पर हुए हमलों को सेलिब्रेट कर रही हैं, फिर भी कोई उन्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। क्या डिक्टेटर बनेगी ये सरकार? अरुंधति रॉय को सुनकर पता चलता है कि वो एक्चुअली उम्मीद खो चुकी थी कि देश पिछले 12 सालों में प्रोटेस्ट और आंदोलन जीवियों से आगे बढ़कर डेवलपमेंट की राह पर आ गया है। नक्सल खत्म हो गया तो कैसे कोई रोड पर तोड़फोड़ करेगा, आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाएगा। पर अब उनकी उम्मीद वापस जाग गई है, इसीलिए वे कहती हैं कि अभी आगे जारी रहना चाहिए। हम आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि कश्मीर से लेकर बस्तर तक जब भी भारत पर हमला हुआ है, अरुंधति रॉय का झुकाव हमेशा राज्य के खिलाफ और माओवादियों और अलगाववादियों के पक्ष में दिखा है। उन्होंने माओवादियों को गांधीयंस विद गन्स यानी बंदूक वाले गांधीवादी तक कह दिया था। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. So even when, for example, I've written a lot about all these fake attacks and fake, terrorists and fake. नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर कश्मीर पर दिए गए विवादित बयानों तक उनका एकमात्र पॉलिटिकल एजेंडा रहा है भारत की प्रशासनिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पर अविश्वास पैदा करना, और ये उनके इस पॉडकास्ट से पता चलता है। आगे सुनिए। उन्होंने कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में यूज हुई भाषा पर कहा कि यह आंदोलन कॉमेडी और मीम्स पर बेस्ड था। कॉमेडी राजनीति का सबसे रिफाइंड रूप है और इन युवाओं ने जिस कॉमेडी और बेबाकी से सत्ता पर सवाल उठाए, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। कौन सी कॉमेडी, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई थी, फिर से देखिए। प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लॉरी के नीचे। ये लोग लाठी चार्ज करते वायरल कर दो। को नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं। एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना। इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट। ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार देती। मोदी, अमित शाह और ये बहन हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। तो देखा आपने, ये गालियों से भरी भाषा अरुंधति रॉय को अच्छी लगती है। उनको तो अच्छी लगेगी ही जो अपने पिताजी को गाली दे चुकी है। वैसे भी वामपंथियों के लिए गाली देना बड़े फक्र की बात होती है। उनको लगता है गाली देना रिबेल करना होता है, व्यवस्था को चैलेंज करना होता है। कॉमरेड रॉय ने कहा कि वो पहले कॉकरोच प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं कर रही थी क्योंकि उनको अन्ना हजारे आंदोलन का अनुभव याद था। बताइए, अन्ना आंदोलन में कौन सी राइट विंग ताकत आई थी? यहीं पर उनकी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। अन्ना आंदोलन से जो राजनीतिक ताकत निकली थी वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसे कोई भी गंभीर विश्लेषक तो दक्षिण पंथ का नहीं बताएगा। खुद अन्ना हजारे ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि केजरीवाल जैसा कोई और उनके आंदोलन से न निकले। पर इंटरेस्टिंग बात तो तब लगी जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉकरोचों का प्रोटेस्ट तब ज्वाइन किया जब आंदोलन में सबका मालिक एक और हिंदू राष्ट्रवादी लेक्चर के खिलाफ नारे उठते दिखे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि वे इसमें शामिल हो सकती हैं। पता चला कि कॉमरेड रॉय जो यासीन मलिक के साथ चलती थी, उनको हिंदुओं से कितनी ज्यादा दिक्कत है, जो कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि उनको वहां पर हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ नारे सुनाई दिए थे। कॉमरेड रॉय का भरोसा किसी आंदोलन की मांगों, उसकी ईमानदारी या उसकी लीडरशिप से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि वो आंदोलन हिंदू राष्ट्रवाद विरोधी नारे लगा रहा है या नहीं। अब आते हैं उनके सबसे बड़े दावे पर कि बीते 24 सालों में बनाई गई प्रधानमंत्री की विष्णु अवतार और विश्व गुरु की छवि इन युवाओं ने महज 2 हफ्तों में ध्वस्त कर दी है, और ये किसी चुनाव जीतने से भी बड़ी उपलब्धि है।
चलो चुनाव नहीं जीत पा रहे तो गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने न तो खुद को कभी भगवान विष्णु प्रोजेक्ट किया है, न ही विश्व गुरु। वो हर जगह देश को यानी हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। रही बात भगवान विष्णु की, तो वो एक एंटी हिंदू जाइब है जो अपोजिशन पीएम मोदी के लिए यूज करता है, ठीक वैसे जैसे कॉमरेड रॉय ने किया है। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो कॉमरेड रॉय जी, ऐसा है कि कोई भी सरकार 12 साल में सिर्फ छवि के सहारे नहीं चलती, अपने काम से चलती है। नरेंद्र मोदी की सरकार को 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार जनादेश मिला है और ये जनादेश करोड़ों मतदाताओं के फैसले से आया है, न कि किसी प्रोपेगेंडा से। दूसरी बात, 1-2 हफ्ते के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की कंपैरिजन चुनावी जनादेश से करना एक फालतू कंपैरिजन है। एक प्री प्लान्ड आंदोलन को जनता का गुस्सा बताना ताकि ये साबित हो सके कि पूरे देश की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बदल गई है, कितना बचकाना है। तीसरी बात, अगर हम रॉय के लॉजिक को उलट कर देखें तो हर सरकार चाहे किसी भी दल की हो, आलोचना और आंदोलन झेलती है, और अगर किसी मंत्री का इस्तीफा किसी मांग पर आ गया तो ये लोकतंत्र के काम करने का उदाहरण है, न कि किसी की छवि टूटने का। ये तो कॉमरेड रॉय बताए कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रियों के इस्तीफे आए थे, तो वो किस बात का सबूत थे। रॉय का नैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से ज्यादा उनकी अपनी आइडियोलॉजी को विनर दिखाने की कोशिश लगती है। और अपने इस पॉडकास्ट में कॉमरेड अपने फेवरेट समुदाय को कैसे भूल जाती। उन्होंने सरकार पर सिलेक्टिव रिप्रेशन और मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी का भी आरोप लगाया। सीधा सा इशारा है उमर खालिद और सरजील इमाम के मामलों का जिक्र किया। One always had that hum of sadness that in this uprising of so many young people, one of the brightest of them all has been in jail without trial for 5 years. Omar Khalid, शर्जील। ये मामले अदालत में विचाराधीन है, लेकिन रॉय जी सिलेक्टिव ढंग से सिर्फ एक पक्ष के मामलों को उठाती हैं और राज्य की हर कार्रवाई को कम्युनल चश्मे से देखती हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को नजरअंदाज करता है। उनके कहने से ही तो उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं हो जाती। वो कैसे उन्हें क्लीन चिट दे रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि उमर खालिद और सरजील इमाम पर क्या आरोप है? पर यह वामपंथी आदत है जिसमें राज्य हमेशा दोषी होता है और आंदोलनकारी हमेशा निर्दोष। आखिरी में अरुंधति रॉय ने कहा कि सालों बाद पहली बार उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। ये पंक्ति बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही वो जगह है जहां उनकी पूरी सोच का सार खुलकर सामने आता है। रॉय और उनके जैसे कई वामपंथी बुद्धिजीवियों के लिए भारत पर गर्व करने की शर्त हमेशा एक ही रही है, सड़क पर सरकार विरोधी गुस्सा। जब आर्थिक विकास होता है, जब वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ती है, जब गरीबी घटती है, तब इन्हें गर्व महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई सड़क आंदोलन होता है, कोई गुस्सैल भीड़ आती है, कोई व्यवस्था विरोधी पल आता है, तब इनको भारतीय होने पर गर्व जागता है। यही वो पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। रचनात्मक बदलाव, संस्थागत सुधार या चुनावी जनादेश में इन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई दिलचस्पी नहीं है। उम्मीद सिर्फ तब दिखती है जब सड़क पर हंगामा हो, हिंसा हो। यही वजह है कि इन वामपंथियों की स्थायी समाधान से ज्यादा दिलचस्पी अस्थायी सड़क आक्रोश में होती है, क्योंकि आक्रोश की राजनीति में जो नाटकीयता और वैचारिक संतुष्टि मिलती है वो धीमी, मुश्किल और संस्थागत बदलाव की प्रक्रिया में नहीं मिलती। तो ये पॉडकास्ट सुनकर पता चल गया होगा कि अरुंधति रॉय जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत को एक समृद्ध, अनुशासित और विकसित देश बनता नहीं देखना चाहते। उन्हें सिर्फ सड़कों पर जलते टायर चाहिए, नारेबाजी चाहिए और अराजकता में ही अपना राजनीतिक अस्तित्व ढूंढते हैं। जब युवा गालियां देने लगते हैं तब अरुंधति रॉय कहती है कि अब मैं शांति से मर सकती हूँ। अरुंधति रॉय के इस सिलेक्टिव एक्टिविज्म पर आप क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।